तक मार्केट में जो नंबर्स का पूरा प्ले देखने को मिला है और कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने बहुत ही शानदार तिमाही नतीजे पेश किए, उनमें से एक है दरअसल इंडियन होटल। लगातार पिछले 4-5 तिमाहियों में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का है और FY24 की दूसरी तिमाही में भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। आय 16% बढ़ी है, मुनाफा 38% बढ़ा। अगर आप ऑपरेशनली देखें 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स में 1% की बढ़त दर्ज हुई क्योंकि यहां पर दरअसल इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है, वरना डोमेस्टिक कारोबार काफी शानदार है। कंपनी के MD और CEO पुनीत चटवाल हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, स्वागत है आपका। एक और मजबूत तिमाही के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मुझे अगर आप एक अंदाजा दे सके कि डोमेस्टिक पोर्टफोलियो जो आप लोगों का पूरी तरह से तैयार है, उसमें कितना सर्ज देखने को मिला है, इस बारी ऑक्यूपेंसी का आंकड़ा क्या है और रफली रूम रेट्स में कितनी बढ़त देखने को मिली है? ऑक्यूपेंसी और रेट्स दोनों काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है। और बहुत जो अहम बात है हमारे लिए, अक्टूबर का महीना अनयूजुअली गुड रहा है। तो जो हमारा जो Q3 होता है, दिस द बेस्ट क्वार्टर हिस्टोरिकली, क्योंकि इसमें आपके साया की जो डेट्स होती हैं, शादियों की, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ये जो है हमें तो अब तक ऐसा लग रहा है कि 70% ऑक्यूपेंसी पहली बारी क्रॉस कर सकती है। और इसका G20 और वर्ल्ड कप से सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट है। हमारे एंटरप्राइज लेवल रेवेन्यू और जो हमारे को जो इसका जो रेवेन्यू मिला है G20 का और वर्ल्ड कप का, वो मे बी इस देश में हाईएस्ट है, बट हमारे एंटरप्राइज लेवल पे इसका सिर्फ 2% टोटल टॉप लाइन पे इम्पैक्ट। तो 98% मींस कि फंडामेंटल बिजनेस जो है आपका, जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। और हमें लगता है कि रेट्स और ऑक्यूपेंसी, जिसे हम रेफ पार कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेट और ऑक्यूपेंसी, ये डबल डिजिट ग्रोथ में चलता रहेगा। ये डिलीवरी फिर H2 में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि थर्ड क्वार्टर की तो बस आप उसी में अब चल रहे हैं, राइट? जी जी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी थर्ड क्वार्टर में भी और फोर्थ क्वार्टर में। जो एक चीज जो बदली है इंडिया में, जिसको हम अभी इतना अहम नहीं दे रहे, बट ये परमानेंट चेंज है, जो हमारी जैसे एडिशन है माइस सेगमेंट में, भारत मंडपम है, यशो भूमि है, आपका जियो वर्ल्ड सेंटर है, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया में, इससे आपके नए सोर्सेज ऑफ डिमांड आ रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से। सो जितने नए एयरपोर्ट्स आपके आ रहे हैं उड़ान स्कीम में या प्रसाद स्कीम में, या नए डेस्टिनेशंस या इंप्रूवमेंट ऑफ करंट डेस्टिनेशंस, उससे भी काफी हमारी ग्रोथ आनी चाहिए सेक्टर में। और फाइनली जो चीज अभी हमारे पास नहीं हुई है, वो है हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा। जो G20 या B20 की वजह से जो लोग आए थे, दैट वाज वन ऑफ। तो अभी ये सेकंड हाफ में होता है कि फॉरेन ट्रैवलर आते हैं, और हमें उम्मीद है आने वाले 4-6 हफ्ते में इसमें काफी बढ़ोतरी आएगी। तो ये आपके मार्जिन्स को और कितना बूस्ट कर पाएगा, क्योंकि आपका ऑफ कोर्स वो लक्ष्य है 33% के मार्जिन्स का, उस राह पर तो आप निकल पड़े हैं। क्या H2 में उसके काफी करीब जाने की पूरी उम्मीद है? देखिए, हमने 33% गाइडेंस दिया था आह्वान 2025, जो हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है, जो उसका जो मोटो है। हम ऑलमोस्ट 33% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए थे। और अभी तक जो भी हमें मालूम है बिजनेस ऑन द बुक्स, जो भी अभी हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, उसमें ऐसी कोई बात सजेस्ट नहीं करती कि ये कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वर्ल्ड में कुछ होता है, कोई वॉर होती है या छोटा सा ब्लिप आता है या ट्रैवल वार्निंग्स आती है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बट हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा ब्रांडस्केप इस वक्त इतना डाइवर्सिफाइड है कि हम इस कोई भी चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकते हैं। एक चीज मैं एक नोट पढ़ रही थी जहां पर क्लियरली आपके डोमेस्टिक रेवेन्यू में पिकअप देखने को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल रेवेन्यू बहुत ही हल्का सा बढ़ता दिखाई दिया है। कोई खास वजह है इसकी? ये क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटी उसका इम्पैक्ट है या फिर कुछ और है पुनीत जी? नहीं, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। दुबई बहुत स्ट्रांग है,
श्रीलंका ऑन द वे अप, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे काफी डाउन था। मालदीव्स में थोड़ा सा करेक्शन है बिकॉज कोविड की वजह से मालदीव्स में बहुत ज्यादा एक तेजी आ गई थी, तो उसमें थोड़ा 10-15% कमी है। पर जो लंदन हमारे लिए काफी अच्छा किया है, हालांकि अभी लंदन में अपसाइड आनी बाकी है एज अ मार्केट। तो हमारा होटल तो ऑब्वियसली पिछले साल से बहुत बेहतर किया है लंदन में। प्रॉब्लम आ रही है सैन फ्रांसिस्को, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं, हर सेक्टर में, सेफ्टी में और उसका जिसे कहते हैं बेरोजगारी में, सैन फ्रांसिस्को में काफी ज्यादा एक सोशल टेंशन बन गई है। और न्यूयॉर्क में स्टिल नॉट बैक टू प्री कोविड लेवल। तो मेनली जो इंटरनेशनल में आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ ये 2 मार्केट से है। हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में जब ये मार्केट स्टेबलाइज कर जाएंगी तो हमारे नॉर्मल बिजनेस में और बढ़ोतरी आनी चाहिए। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट जल्दी हम इन पर्सन भी एक डिटेल इंटरव्यू आपके साथ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपसे इस समय इजाजत ले रही हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, इनफैक्ट शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इंडियन होटल्स की तरफ से लगातार जारी है। स्टॉक हालांकि आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि बाजार को बीच में से डर लग रहा था कि क्या पिक आउट कर चुका है परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट कमेंट्री तो नहीं पिक आउट कर रही। स्टॉक आज गिरते बाजार में थोड़ा सा संभल कर 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो में, उस पर भी नजर डालेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। हर्षदा, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे गेस्ट जो हैं, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मेहर वोरा जुड़े हैं। जी हाँ, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। मेहर काफ़ी समय से हमारे साथ पहले किसी दूसरी कंपनी के तौर पे आते थे, और अब एक नए रूप में मेहर हमारे साथ जुड़े हैं। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से वापस एक म्यूचुअल फंड में, तो ये मूव कैसा रहा आपका, और अब आपका इस समय क्या व्यू है ओवरऑल? जिस तरीके का पैसा आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो या म्यूचुअल फंड्स हो, क्या व्यू बन रहा है आपका? नमस्कार अनुज, Harshada, good morning. Always a pleasure to be here. First of all, thanks for inviting me. मार्केट तो वही है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा मैनेज करूँ या म्यूचुअल फंड में, द सेम मार्केट, इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है वही है। जो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉल्स तो वही देते हैं, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस करके। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो फ्लोज की बात की, तो ये जो मार्केट की मैं बोलूँगा रेजिलियंस है, ऑफ कोर्स आजकल ऐसा मूड नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में मार्केट ने थोड़ा करेक्ट किया है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया हैज़ बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट 18 महीने में हम देखें तो। और ये जो रेजिलियंस है इंडिया की, वो डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से आई है। FIIs का तो काफ़ी सेलिंग चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि FII नंबर्स तो नेगेटिव आ रहे हैं, बट ये जो लोकल सेविंग्स पूल है उसमें 2 चीज़ है। एक तो एक पूल लार्ज है, और विद इन दैट पूल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ज़्यादा हो रही है जो, और उसमें हम देख रहे हैं कि SIP फ्लोज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के जो रेगुलर प्रीमियम्स हैं, NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम, और EPFO, वो भी अब काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हो गए हैं। तो जो पहले मैं कहूँगा 10-15 साल पहले सिर्फ FIIs पे मार्केट डिपेंड कर रहा था, अब ये डोमेस्टिक पूल जो है वो भी मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, और इसकी वजह से हम देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम हुई है। बिल्कुल, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समय जो वॉलेटिलिटी चल रही है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, जो हमने देखा था पिछले महीने भी एक बार इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था, फिर पिछले हफ्ते भी एक हमने 1000 पॉइंट का मूव देखा था, फ्राइडे को लेकिन 500 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी। आपके हिसाब से अब इस समय मिड कैप्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली देखी थी हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 12 महीनों में। लार्ज कैप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे, और स्टॉक्स लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि कोई स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का एडवांटेज ये है कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और अपकमिंग सेक्टर्स होते हैं वो टिपिकली लार्ज कैप में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम इंडिया के बारे में तो हम कितने सारे सेगमेंट की बात कर सकते हैं, बट वो सारे सेगमेंट आपको निफ्टी 50 या टॉप 100 स्टॉक्स में नहीं दिखेंगे, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। ऑफ कोर्स कभी कभी ओवरशूट हो जाता है, अंडरशूट हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं है।
इस समय लार्जली अमीर जी निवेशकों के बीच अप्रोच क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो पूरा पैसा आया है या फिर जो मार्केट में तेजी आई थी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों का जो लगातार जज्बा था कि इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है उसके बदौलत था। ऐसे करेक्शंस बहुत कम मिलेनियल्स ने शायद देखे होंगे, तो क्या कुछ रिडेम्पशन प्रेशर का कुछ डर देखने को मिला है? क्या इंक्वायरीज आने लगी हैं कि और पैसा डाले या निकाले? इस समय रुझान क्या है, इन्वेस्टर्स का मूड कैसे आप लोग भाप रहे हैं? देखिए, अभी तो इसको मैं करेक्शन नहीं कहूँगा, अभी तो हार्डली 5-6% का ऊपर से करेक्शन मार्केट या इंडेक्स लेवल पे करेक्शन हुआ है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने देखा है कि नॉर्मल 5 to 10% तो साल में 1-2 बार ऐसे करेक्शंस आते ही हैं, करेक्शंस कहे अप मूव कहे जो भी, बिकॉज करेक्ट होता है अप मूव होता है, तो ये तो अभी बहुत नॉर्मल है। ऑफ कोर्स ग्लोबल सिचुएशन अगर ज़्यादा खराब होती जाती है और मार्केट और ज़्यादा 10-15% गिरता है तो उसको मैं एक वो कहूंगा कि इसको करेक्शन कहते हैं। अब तो ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है मेरे ख्याल से, तो रिडेम्पशन का कोई प्रेशर नहीं है। हमने देखा है कि अगर रोलिंग 12 मंथ या 24 मंथ बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न्स दिखने लगते हैं पोर्टफोलियोज में लोगों के, तब जाके लोग क्वेश्चन उठाते हैं, वरना ये 1-2 महीने के नेगेटिव रिटर्न से इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस समय फिर आप लोग अपने आप को कैसे पॉइस कर रहे हैं? कहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे हैं नया पैसा लगाने की? हमारा बेसिक प्रीमाइस ये है कि इंडियन इकोनॉमी, जो लोकल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी। और ये न सिर्फ ये साल, नेक्स्ट 3-4 साल का अगर हम व्यू लेके चले, इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से रहेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।